हेलो बच्चों, उम्मीद है आप एग्जाम के लिए जबरदस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। कल मैंने एक वीडियो बनाया था इंपॉर्टेंट थ्योरी एंड डेफिनेशंस के ऊपर। तो वहां पर बहुत सारे कमेंट आए कि सर आप ऐसा करिए कि ग्राफ्स के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। तो मैं आपकी बात सुनकर आपके एग्जामिनेशन डेज में पूरी मदद को तैयार हूं। आप कमेंट करके मुझे बताते रहिए कि कहां कहां इश्यूज आ रहे हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे और पूरी मेहनत के साथ कि मैं आपकी मदद कर सकूं। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। ध्यान से ये वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा और एक रजिस्टर निकाल लीजिए, क्योंकि इसके अंदर मैं जो ग्राफ्स हैं वो आपको ग्राफ मैंने लगाए हैं वो मैं समझा दूंगा, जिससे बता दूंगा कि ये पढ़ने कहां से पढ़ने भी बताऊंगा। तो जैसे आप भूल ना जाएं, इस चीज को नोट जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर। सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने थंबनेल देख ही लिया है, फिजिक्स इंपॉर्टेंट ग्राफ्स एंड डायग्राम्स 70 में 70 की बातचीत। और ये वो वीडियो जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये इंपॉर्टेंट थ्योरी एंड डेफिनेशंस का है। अच्छा, जिन बच्चों को ये वीडियो देखना है, मैं ऊपर क्या करूंगा, वो क्या क्या बोलते हैं, बटन, क्लिक बटन वो जो होता है वो लगा दूंगा, यूट्यूब वाला जो दिखता है। तो आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं ना। क्लिक आई आइकन क्या बोलते हैं उसको, मैं बोल रहा हूं इस समय, वो यहां पर आपको दिख जाएगा। क्लिक करके देख लीजिएगा जो बच्चे देखना चाहते हैं। अब देखिए क्या होता है, क्या है कि आप अगर तैयारी ग्राफ्स के और डायग्राम्स की नहीं किए रहते हैं तो बोर्ड एग्जामिनेशन में ये ग्राफ कहीं से भी आ जाते हैं। आजकल तो ग्राफ अलग से पूछते ही पूछते हैं, केस स्टडी में भी ग्राफ आ जाते हैं, न्यूमेरिकल्स में भी ग्राफ आ जाते हैं। इसलिए आपको आना बहुत जरूरी है। और इसी बात को देखते हुए जब आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं और आपको अंदाजा नहीं रहता है कि किन किन ग्राफ्स को बेहतर तरीके से तैयार करना है, तो वही फिजिक्स का पेपर और टफ से टफर बन जाता है आपके लिए। लेकिन इस बात को होने से मैं बचाऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये दिक्कत ना आए। इस वीडियो के बाद आपका लटका हुआ चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखना चाहिए। बस आप रजिस्टर पे नोट कर लीजिएगा और मैं ये भी बता दूंगा कि कहां से आपको पढ़ना है। बेटा, पूरी एनसीईआरटी में ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको कि भैया कहां ये ग्राफ मिलेंगे, क्योंकि मैंने इसके लिए कहानी सेट कर दी है। तो बात को आगे बढ़ाएंगे और मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि ग्राफ के हालचाल क्या रहते हैं, किस नंबर में क्या पूछा जाता है, कितने नंबर का बोर्ड्स में क्या आता है। तो आप बात करेंगे तो थ्योरी आती है 22 नंबर की, और यहां बात कर ली जाए अगर डेरिवेशन की तो करीबन 16 नंबर का, और न्यूमेरिकल्स बात की जाए 32 नंबर के। अब ग्राफ कहां कहां आ सकते हैं, तो बेटा ग्राफ इन तीनों जगह में कहीं भी टपक सकते हैं। थ्योरी में तो ग्राफ पूछ ही लेंगे, डेरिवेशन में आपसे डेराइव करके ग्राफ बनाने को बोल देंगे, और न्यूमेरिकल्स ग्राफ के बेसिस पे आपसे पूछ लेंगे। तो ग्राफ कहीं भी टपक सकता है, इसलिए ग्राफ की तैयारी करना काफी बेहतर है। ग्राफ जो मैं बताऊंगा उसको आप पढ़ेंगे कहां से, उसके लिए वन शॉट वीडियो मैंने बना दी है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ये वन शॉट के अंदर सारे ग्राफ एक्सप्लेन्ड है, आप देख लीजिएगा जाके। पहली बार ही अगर ये वन शॉट पढ़ रहे हैं तो भी आपको फुल क्लैरिटी मिलेगी, और ये वन शॉट पढ़ने के बाद कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। समय कम है, पूरी चीज आप सीख जाएंगे। और किसी ने अगर मेरा कोई वन शॉट नहीं देखा है, उसको मान लीजिए किसी और टीचर का देखा है, तो आप एक बार कोई भी चैप्टर का, जो भी पहला चैप्टर है, रे ऑप्टिक्स है, कोई चीज है, कोई चैप्टर है, आप एक ट्राई कर लीजिए। आपको ये पता चलेगा कि क्या चीज आप मिस कर रहे थे और कितनी आसानी से फिजिक्स आप समझ सकते हैं। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए आगे मैं आपको ग्राफ के ऊपर लाता हूं और आप नोट करते रहिएगा फटाफट। पहले चैप्टर की बात करूं तो ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन जो होती है चार्ज वाली, यूनिफॉर्मली चार्ज, उससे जो ग्राफ बनता है ये है, ये फॉर्मूला होता है इसका, E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और ये ग्राफ बनता है। तो ये ग्राफ आप फटाफट तैयारी कर लीजिए इनफाइनाइटली चार्ज लॉन्ग वायर के लिए। दूसरा शेल के लिए बात करते हैं। ये देखिए यूनिफॉर्मली चार्ज शेल है, तो इससे आउटसाइड, इनसाइड, ऑन द सरफेस, कहां पर क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, E वर्सेस R का ग्राफ है शेल के लिए। चैप्टर 2 की भाई, चैप्टर 1 के दोनों ग्राफ हो गए, तैयारी रखिएगा। बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ग्राफ पूछे जाते हैं। असल में इंपॉर्टेंट ग्राफ की बात कर रहा हूं, ठीक। अगली बात चैप्टर 2 के बात कर लीजिए। तो शेल यूनिफॉर्मली चार्ज शेल है, तो यहां पर V वर्सेस R पूछा जाता है। पहले में E वर्सेस R था, इसमें V वर्सेस R, ये पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का बगल बाजू में फॉर्मूला लिखा है, वो सब आप पढ़ ही सकते हैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि कौन से ग्राफ आपको तैयार करने हैं, फॉर्मूले तो आप याद करेंगे ही। अगला मैं चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो ये बड़ा ग्राफ आपसे पूछा जाने लगा है। ये पहला ग्राफ आपका कंडक्टर के लिए है। इसमें दिखा रहे हैं कि रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर डिपेंडेंसी कैसी है। तो दिस इज द कंडक्टर या मेटल के लिए ग्राफ है, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे बदलती है। दूसरा रजिस्टर का ग्राफ है, जैसे नाइक्रोम, ये कॉपर
प्रॉपर समझ सकते हैं। नाइक्रोम इसके ऊपर केस स्टडी में और एमसीक्यू में बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी डिपेंडेंसी रेसिस्टिविटी की नाइक्रोम के टेम्परेचर पे कम होती है। यहां देखिए, मैं समझाऊंगा नहीं वरना समय बहुत लग जाएगा, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। आगे बात कर लेता हूं, तो ये सेमीकंडक्टर की रेसिस्टिविटी की टेम्परेचर डिपेंडेंस है। सेमीकंडक्टर का जो अल्फा होता है वो निगेटिव होता है। तो मैं समझाने के मूड में नहीं हूं, क्योंकि समझाऊंगा तो आधे घंटे का वीडियो हो जाएगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर आपकी रेसिस्टिविटी सेमीकंडक्टर में घटती है। ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, तैयार करके रखिएगा। और ये वीआई ग्राफ है फॉर ए पीएन जंक्शन। यहां पे क्यों आ गया इस चैप्टर में? नॉन ओमिक बिहेवियर शो करता है। तो नॉन ओमिक बिहेवियर जो शो करेंगे वो उसका एक एग्जांपल है ये पीएन जंक्शन। दूसरा नॉन ओमिक बिहेवियर का दूसरा देखें तो ये करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ है। इसको मैंने क्यों बताया है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो एक चीज होती है जो पूछी जाती है, ये नॉन लीनियर रीजन है, निगेटिव रेजिस्टेंस। इस बात को मैं बताना चाहता था। ये आजकल केस स्टडी में कई बार आया है कि निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन कौन सा होता है। आपने नाम ही नहीं सुना हो कई बच्चों ने। निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, जहां पर आप वी को बढ़ाइए तो जो करंट है वो घट जाए। यहां से यहां तक में ऐसा हो रहा है, वी बढ़ाने पे करंट घट रही है, वरना वी बढ़ाने पे करंट बढ़ती है। तो इसे बोलते हैं निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, इसलिए इस ग्राफ की इंपॉर्टेंस है। दूसरी बात करें, मरकरी का पूछा जाता है कि सेमी, ये जो आपका बन जाता है कंप्लीट सुपर कंडक्टिविटी वाला मामला, तो मरकरी 4.2 केल्विन पे सुपर कंडक्टिविटी आ जाती है, रेजिस्टिविटी पूरी खत्म हो जाती है। इस बात को जरूर तैयार करके रखिए। अगला ग्राफ ये सेल के बारे में है, तो ये ई वर्सेस आर ग्राफ है फॉर ए सेल। रेजिस्टेंस बढ़ाने घटाने से ई चेंज नहीं होता, ये ग्राफ है। ये वी वर्सेस आर है सेल के लिए, इधर वी है और ये आर है। इस ग्राफ को भी तैयार करके आप तैयारी बना के रखिए। ये वी वर्सेस आई ग्राफ है, ये वी है आई है, वी और आई के बीच में ये मिलेगा। स्लोप माइनस आर यानी माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। ये सेल के ग्राफ हैं जो अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। ये देखिए क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बातचीत कर रहे हैं। तो ये वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है विद द डिस्टेंस फ्रॉम स्टेट कंडक्टर। एक स्टेट कंडक्टर आप जो लेते हैं करंट कैरिंग, इससे आर डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आर बढ़ाते जाएंगे तो कैसे कैसे बी चेंज होगा, इससे दिखेगा। बी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। फिर ये कॉइल होती है, इसके अलोंग एक्सेस पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उसका ग्राफ ये बन रहा है। तो समझ गए होंगे, ये करंट कैरिंग कॉइल है, उसकी एक्सेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ये सोलेनॉइड का ग्राफ है। ये सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो रही है, किनारे पर मैग्नेटिक फील्ड बीच से आधी होती है। तो इस तरह का ग्राफ बनता है सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड उसकी एक्सेस के दौरान। फिर अगला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाने वाला है। ये थिक कंडक्टर है। ये देखिए यहां पर ये मोटा सा वायर है सॉलिड, और इसके अंदर अंदर सरफेस पर और बाहर करंट कैसे वेरी कर रही है या आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, उसका ग्राफ ये है। ये बी है यहां पर देखें आप, और ये ए डिस्टेंस है, ये इसका रेडियस है। रेडियस से कम है तो बी इज प्रोपोर्शनल टू आर, रेडियस से बड़ा है तो बी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंपटीशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, आपके लिए तो है ही। सॉलिड करंट कैरिंग वायर है, उसमें करंट फ्लो कर रही है। और बात करते हैं चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म की, तो इसमें क्यूरीज लॉ वाला जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का होता है, Im प्रोपोर्शनल यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसको भी पकड़ के रखिए। और ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं उनमें टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, इसलिए स्ट्रेट लाइन मिलती है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, तो इसको आप तैयार करके रखिएगा। और इसमें चैप्टर 6 में कोई भी ग्राफ नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्ट करंट अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ आप देख ही रहे हैं। साथ में यहां की बात करें तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट का ये वेव फॉर्म, ये कम पूछा जाने के चांसेस हैं क्योंकि उसको हटाया गया था पहले, लेकिन ये फेजर डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह फेजर डायग्राम इसका याद कर लीजिए। ये दूसरा आपका इंडक्टर सर्किट है, उसका फेजर डायग्राम क्लैरिटी से मालूम होना चाहिए। फिर साथ में ये ग्राफ होता है एक्सेल वर्सेस एफ, फ्रीक्वेंसी इंडक्टर के लिए एक्सेल और फ्रीक्वेंसी में ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात कर ली कैपेसिटिव सर्किट के लिए, ये आपका फेजर डायग्राम, ये आपको बहुत क्लैरिटी से आना चाहिए। दूसरा एक्सी वर्सेस एफ, ये डायग्राम आपको मिलेगा। एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f, इसकी भी तैयारी होनी चाहिए। ये एलआर सर्किट का जो कॉम्बिनेशन में होते हैं, इसका ग्राफ फेजर डायग्राम आना चाहिए आपका। ये आपका सीआर सर्किट है, उसका डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। एलसीआर सर्किट है, इसका तो आना ही चाहिए। सीरीज एलसीआर सर्किट तो बहुत ज्यादा पूछा ही जाता है आपका। ये रेजोनेंस
सीरीज एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस कब होता है उसका ग्राफ है। जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस को घटाते जाते हैं ये जो पीक करंट है वो बढ़ती चली जाती है ना। ये रेजोनेंस वाला है, मैं समझा नहीं रहा हूं, इसको पकड़ के आप रखें। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये ग्राफ है कि इसमें ई और बी को और प्रोपोगेशन को साफ साफ दिखाओ, तो इसको आप बनाइएगा, सीख लीजिएगा। ये रे ऑप्टिक्स में है, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन वर्सेस आई का ग्राफ। ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, एंगल डिविएशन और आई के बीच में जो ग्राफ बनता है, कुछ ना कुछ आपने देखा होगा। बात करते हैं आपकी वेव ऑप्टिक्स में, तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है इंटरफेरेंस के अंदर, बहुत पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके बाद ये देखिए डिफ्रैक्शन का है, इन दोनों में डिफरेंस बहुत पूछा जाता है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच का। ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है डिफ्रैक्शन के अंदर। बात करते हैं डुअल नेचर में। डुअल नेचर में कई सारे ग्राफ हैं, इनमें से ग्राफ आएगा जरूर। ये क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट आई कह दीजिए और इंटेंसिटी ऑफ लाइट कह दीजिए। तो एक को आप इसको आप स्मॉल आई कह दो किसी को, और इसको इंटेंसिटी को आई कह दो। इंटेंसिटी बढ़ाने पर ये कैसे, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है डुअल नेचर के लिए। दूसरा ग्राफ ये देखिए है रिटार्डिंग पोटेंशियल, वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ऊपर, और ये एनोड पोटेंशियल है, तो इसके ऊपर ये ग्राफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वगैरह मेंशन करने को आता है। ये भी क्लैरिटी आपकी बननी चाहिए। साथ में देखिए वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ एनोड पोटेंशियल फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। एनोड पोटेंशियल है इधर और फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है। ये सब कहानी है जो आपने पढ़ी ही होगी। उसके बाद ये देखिए डिफरेंट मेटल्स के लिए ग्राफ है, यहाँ पर स्लोप दोनों का सेम आता है अगर आप बातचीत करें तो। उसके बाद आप देखिए ये वी नॉट वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस ग्राफ फॉर फोटो सेंसिटिव मटेरियल के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया, रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गई, रेडिएशन जो फ्रीक्वेंसी का है। ये चैप्टर 12 है, ये एटम्स के लिए है। तो एटम का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम आया था वो है यहाँ पर, उसको आपको क्लैरिटी से पकड़ लेना है। न्यूक्लाई के लिए आप देख रहे हैं तो ये बेसिकली जो है ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है विथ रिस्पेक्ट टू सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लॉन्स। जो न्यूक्लॉन्स होते हैं उनके बीच का जो सेपरेशन आर है उसको जैसे जैसे बढ़ाते जाते हो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता जाता है। इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आ चुका बनाने को ही, और कहीं भी आपको आता हुआ दिखेगा। ये आपका बीईएन कर्व है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन एज ए फंक्शन ऑफ मास नंबर। तो बीईएन कर्व इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी तैयार करके रखिए। सेमीकंडक्टर की बात करें तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक है, ये फॉरवर्ड वाली है बाइसिंग की, ये रिवर्स बाइसिंग की है। इसको भी आपके ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर मिलेगा। यहां बात कीजिए तो ये जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का ये तीनों चीजें, ये सर्किट डायग्राम, ये फुल वेव गया और उससे क्या रिजल्ट आपको मिला। ये फुल वेव रेक्टिफायर का ये सर्किट डायग्राम आपको आना चाहिए, साथ में ये वेव फॉर्म ए, वेव फॉर्म एट बी, और ये फाइनल रिजल्ट। ये ए बी कहां है, ये ए बी यहां है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। तो ये सारी चीज मैंने बताई। इसको वीडियो क्लोज करने से पहले याद दिला दूं कि मैंने आपके लिए श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे, और पीसीएम के लिए, पीसीबी के लिए हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो अलग अलग के लिए भी हैं, और पीसीएम भी एक साथ भी हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये पिछले 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड है, उसी तरह के क्वेश्चन हैं, और मेरे 25 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस इसमें लगा हुआ है। अच्छी बात यह भी है, गुड न्यूज आपके लिए, कि 20 से 25 क्वेश्चन ही पर चैप्टर है, जिससे आप आसानी से लगा सकते हैं। सॉल्यूशन के लिए कहीं भटकना नहीं, फुली सॉर्ट है, ना टीचर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, ना भैया दीदी के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। आप खुद ही थोड़ा एफर्ट मारेंगे तो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा कहानी, और 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है। साथ में मैंने इसको और इनरिच करने के लिए इसके अंदर एनसीईआरटी फिजिक्स के वीडियो का सॉल्यूशन और एक्सरसाइज क्लास 12 फिजिक्स की सारा रिकॉर्ड करके दे दिया है, जिससे कोई बच्चा मेहनत करना चाहे तो ये श्योर शॉर्ट के साथ उस पर भी नजर मार ले और अपने रिजल्ट को श्योर शॉर्ट कर ले। तो जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइएगा, यहां पर आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे, और भी कई हेल्पफुल कोर्सेज हैं उसके साथ में, उसको लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।